सीमापुर गांव में मोहन नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाइयाँ और पकवान बहुत ही मशहूर थे। एक दिन उसके दोनों बच्चे स्कूल से वापस उसकी दुकान पर आते हैं। पापा पापा, आज पिंकी को क्लास में डांट पड़ी। और पापा, आज रिंकू को भी खूब डांट पड़ी है। ठीक है, तुम लोग लड़ाई बंद करो और घर जाकर अपनी माँ से कहना रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार रखे। मोहन शाम को घर पे चाशनी लेने आता है। अरे ये क्या, तुमने अभी तक चाशनी नहीं बनाई? क्या हुआ तुम्हें? अजी सुनते हो, मैंने कितनी बार आपसे कहा एक छोटा सा कूलर ही लगवा दो। इतनी गर्मी में रसोई में काम करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, मुझसे नहीं होगा। मजबूर होकर मोहन अपनी पत्नी के लिए कूलर ले आता है और उसकी पत्नी कूलर की ठंडी हवा में बैठकर खूब काम करती है। एक दिन जब बच्चे खेल रहे होते हैं तभी उसकी बेटी के हाथ से 10 रुपए का नोट उड़कर कूलर में फंस जाता है। लेकिन ये क्या, कूलर में से तो हजारों रुपए के नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे लगता है ये जादुई कूलर है। 10 की जगह 1000 रुपए, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। उनकी एक पड़ोसन वहाँ छुपकर ये सब देख रही थी। भाभी, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन जब पड़ोसन शक्कर वापस देने जाने लगती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस शक्कर में कुछ नशे की दवा मिला दे, ये सब सो जाएंगे और फिर हम पैसों वाला कूलर ले उड़ेंगे। मोहन की पत्नी उस शक्कर से चाशनी बनाती है। जहरीली चाशनी की मिठाई खाकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। मोहन भी बीमार हो जाता है। गांव वाले उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। बच्चों की माँ, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारी दुकान बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र क्यों करते हो जी, हमारे पास पैसे देने वाला कूलर जो है। हाँ पापा, कूलर से तो पैसे मिलते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बेशक हमारे पास ये जादुई कूलर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसे कमाऊंगा और हमारा घर तो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से ही चलेगा। एक रात जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे तभी उनकी पड़ोसन और उसकी सास कूलर चुराकर ले जाते हैं। वाह जी वाह, अब आएगा मजा, हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दोनों कूलर में नोट डालती हैं, कूलर से आग बरसने लगती है। अरे ये क्या कर दिया पगली, तूने ठीक से इसमें नोट ही नहीं डाले होंगे, हाय मैं मर गई। उन दोनों की ये हालत देखकर कूलर से आवाज आती है, तुम दोनों सास बहू लालची हो, इसीलिए तुम्हें ये फल मिला है। दोनों सास बहू को सबक मिल चुका था। वो दोनों रातों रात जाकर कूलर मोहन के घर में लगा देती हैं और अगले दिन सुबह अपनी गलती मान लेती हैं। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और वो मोहन को उसकी दुकान खोलने देते हैं। एक गांव में भरत नाम का एक लड़का अपने मामा मामी के पास रहता था। भरत के मामा उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन भरत की मामी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह बात बात पर भरत को डांटती रहती थी। आ गया कामचोर, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं, जाकर अपना काम कर। हाँ। मामी की डांट सुनकर भरत मायूस होकर एक कोने में चला जाता था और वहां जाकर लकड़ी लोहा कुछ भी मिले उससे खिलौने बनाने लगता था। भरत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में सभी मास्टर उसकी प्रशंसा करते थे। भरत के मामा की एक बेटी थी राधा, वो भी भरत के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उन दोनों को स्कूल से एक होमवर्क मिलता है। देखो बच्चों, आज आप लोगों को एक मॉडल बनाना है, वो भी एक हेलीकॉप्टर का मॉडल, और हो सके तो वो उड़ने वाला हो तो और अधिक अच्छा है। यह सुनकर भरत अपनी मामी से कहता है, मामी मुझे भी एक हेलीकॉप्टर दिलवा दो ना, मेरा भी मॉडल है। यह सुनते ही उसकी मामी को गुस्सा आ जाता है। वह भरत की पिटाई करते हुए कहती है, क्या कहा, तुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, इधर आ मेरे पास, अभी दिलाती हूँ हेलीकॉप्टर, आ जरा इधर। भरत के मामा आकर भरत को बचाते हैं। क्यों मार रही हो इसे तुम?
कोई बात नहीं बेटा भरत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा। अजी आप ये क्या कर रहे हो? इसे ही सब कुछ देते रहोगे या अपनी बेटी के लिए भी कुछ बचाओगे? भरत रोते रोते अपने खिलौनों की वर्कशॉप में चला जाता है और मन ही मन में ठान लेता है कि वह अपना हेलीकॉप्टर स्वयं बनाएगा। कुछ ही दिनों की मेहनत से भरत एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। एक दिन भरत के साइंस टीचर वहां से गुजरते हैं। प्रणाम गुरुजी, देखिए मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है, बताइए कैसा है यह? अरे वाह बेटा, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर तो किसी ने भी नहीं बनाया होगा। लेकिन गुरुजी यह उड़ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? भरत के साइंस टीचर उसकी मदद करते हैं और उसमें एक छोटा इंजन और पंख लगा देते हैं। अब भरत का हेलीकॉप्टर सच में उड़ने लग जाता है। लेकिन उसने डर के मारे अपने हेलीकॉप्टर की बात अपने मामा मामी से छुपा कर रखी थी। एक दिन जब उसके मामा मामी और राधा खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां पर बाघ आ जाता है। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी बाघ राधा को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। भरत को जैसे ही पता लगता है, वह तुरंत अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां आ जाता है। राधा राधा, यह रस्सा पकड़ो और ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि बाघ राधा को पकड़ सके, राधा वह रस्सा पकड़कर हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाती है और भरत राधा को उड़ाकर अपने घर ले आता है। यह देखकर उसके मामा मामी उसे गले से लगा लेते हैं और भरत की मामी कहती है, अरे बेटा, मुझे माफ करना, तुझ पर हमेशा नाराज होती रही। तूने राधा की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दे बेटा। विश्वासपुर गांव में सुरेश नाम का एक तरबूज बेचने वाला था। वह तरबूजों को ट्रैक्टर में भरकर जगह जगह गांव-गांव जाकर बेचता था। उसके तरबूज बहुत अच्छे और मीठे होते थे, लेकिन वो बहुत ही लालची था और अपने तरबूज बहुत महंगे दामों में बेचता था। भैया तरबूज कैसे दिए? 100 रुपए का एक लगेगा। क्या कहा, 100 रुपए का एक? 50 का दोगे तो मैं ले लूंगा। क्या कहा, 50 का? अरे तरबूज लेने की हैसियत नहीं है तो यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, भागो यहाँ से। सभी लोग सुरेश की बदतमीजियों से तंग आ गए थे। वह आए दिन सभी लोगों से ऐसे ही झगड़ता रहता था। रघु नाम के एक लड़के ने सुरेश से अपने पिताजी का बदला लेने की ठानी और एक दिन वो भेष बदलकर सुरेश के पास गया। सुरेश ने उसे कोई बड़ा आदमी जानकर उससे पूछा, कहिए सर, कितने तरबूज दे दूं आपको? आप 10 तरबूज पैक कर दीजिए। ठीक है सर। तरबूज लेने के बाद रघु ने सुरेश से कहा, अरे दिखने में तो आप बहुत भले और अच्छे आदमी लगते हैं, यूं कब तक तरबूजों को बेचेंगे? कुछ बड़ा काम क्यों नहीं करते? अरे सर, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तरबूज बेच लूँ यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, मैं 3 करोड़ जीतने का सपना जरूर देखता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उससे आप 3 का 300 करोड़ कमा सकते हैं। 300 करोड़? वो कैसे सर? देखो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों की तकदीर बदली है। आने वाले इलेक्शन में तुम एमएलए के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हें जिताना मेरा काम है। सुरेश रघु की बातों में आ जाता है और एमएलए बनने के सपने देखने लगता है। एक दिन रघु सुरेश से कहता है, सुरेश जी, आप एक काम कीजिए, जितने आपके पास तरबूज और पैसे हैं सभी को ट्रैक्टर में भरकर सभी लोगों के पास मुफ्त में बांटिए, फिर आपको वोट पक्के ही मिलेंगे। सुरेश ऐसा ही करता है और ट्रैक्टर में सभी तरबूज लादकर गांव में जाता है और लोगों को तरबूज के साथ पैसे भी देता है और उनसे कहता है, भाइयों मुझे माफ करना, ये लीजिए मैं आपको तरबूज और पैसे दे रहा हूँ, अपना वोट मुझे ही देना। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही सुरेश पगला जाता है, क्योंकि वो हार चुका होता है और एमएलए बनने के लालच में अपनी सारी संपत्ति भी गंवा देता है। अब वह पागलों की तरह मार्केट में घूमता रहता है और सभी लोगों से कहता है, देखो देखो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे सलाम करो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। और ऐसे ही उसने एक दिन एक पुलिस वाले से कहा, अरे अरे, तुम मुझे सलाम क्यों नहीं करते? मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे सलाम करो। अच्छा, तुझे सलाम करे? चलो पकड़ो इसे, पागल खाने में भर्ती कर दो। पुलिस सुरेश को पकड़कर पागल खाने में बंद कर देती है और अपने लालच के चक्कर में सुरेश एमएलए बनना तो क्या, तरबूज बेचने से भी रह जाता है।
जमालपुर गांव में गोलू नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। जब भी उसकी अच्छी कमाई होती तो अपने परिवार के लिए ढेर सारे तोहफे, कपड़े और खिलौने लेकर आता था। अरे सविता, मुन्नी, गुड्डू, बाहर आओ, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये लो बच्चों तुम्हारे लिए खिलौने, और सविता ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ। इतने सारे तोहफे? अरे क्या बात है, आप इतने सारे पैसे तोहफों में क्यों खर्च कर देते हैं? कोई बात नहीं सविता, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई और सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। लॉकडाउन के चक्कर में सभी काम धंधे बंद हो गए, जिसके कारण गोलू को भी काफी नुकसान हुआ। गोलू के पास 3 ऑटो थे, उसके तीनों ड्राइवर अपने गांव वापस चले गए। अब हम क्या करेंगे जी? ये तो बहुत नुकसान की बात है। तुम फिक्र मत करो, भगवान ने तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इस लॉकडाउन में भी भगवान कुछ ना कुछ अच्छी कमाई का साधन दे ही देगा। गोलू और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक विचारों के थे। वे सारी रात भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। अगर मैंने कोई नेक काम किया है तो कल तक कोई रास्ता सुझा, कोई कमाई का साधन बना। हे भगवान, इस समय में आप ही हमारा सहारा हैं। आप ही हमारी मदद करो। अब आप ही हमें रास्ता दिखाओ, हम क्या करें? और रात को दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर कर सो गए। उन्होंने जब सुबह उठकर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों में से एक ऑटो गोल्डन ऑटो में बदल चुका था। गोलू और उसकी पत्नी बहुत हैरान हुए। ये गोल्डन ऑटो? लगता है मेरे प्रभु ने मेरी बात सुन ली। जय हो प्रभु, जय हो। हे प्रभु, ये क्या, तेरी महिमा अपरंपार है। तूने तो मेरे ऑटो को सोने में ही बदल दिया। दुकानें खुलने पर गोलू ने सोने का एक टुकड़ा ले जाकर सुनार को बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे अपना घर का खर्च चलाने लगा। और लॉकडाउन खुलने पर उसने दोनों ऑटो को जोड़कर एक लंबा ऑटो बना लिया और उसे लेकर सड़क पर निकला। तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोका। अरे रुको, ये इतनी लंबी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या है ये? कुछ नहीं साहब, ये मेरे ऑटो हैं। मैंने दोनों को जोड़कर एक लंबा ऑटो बना दिया है। सरकार भी तो यही कहती है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अब देखिए, इसमें सवारियां दूर दूर बैठेंगी और सभी सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। और गोलू जब घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसका गोल्डन ऑटो फिर से एक आम ऑटो में बदल गया था। गोलू भगवान का इशारा समझ जाता है। भगवान ने उसे गोल्डन ऑटो सिर्फ मुश्किल के दिनों के लिए दिया था। और गोलू फिर से ऑटो चलाकर मेहनत करने लगता है और उसके अच्छे दिन लौटने शुरू हो जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।